कई बार अभ्यर्थी एग्जाम्स में कुछ नंबर से अपनी कट ऑफ तक पहुंचने से पीछे रह जाते हैं। उसका बहुत बड़ा कारण ये नहीं होता कि उन्हें जिन विषय में नंबर कम मिले उनकी वहाँ तक कवरेज नहीं थी। उसका बेसिकली रीज़न ये होता है कि कुछ ऐसे उस टॉपिक के महत्वपूर्ण की पॉइंट्स होते हैं जिन की पॉइंट्स को वो नज़रअंदाज करते हैं और बार बार के इस नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति से रिजल्ट ये होता है कि वे कट ऑफ तक रीच नहीं कर पाते। तो इसी प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम के द्वारा प्रत्येक सब्जेक्ट के, मसलन जीएस का चाहे पॉलिटी विषय हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, या फिर मिसलेनियस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हो, साइंस टेक के क्वेश्चन हो, साइंस के क्वेश्चन हो, उनकी प्रत्येक विषय पर एक एक घंटे की कुछ की पॉइंट्स रीच स्टार्ट की जा रही है। और इस की पॉइंट्स में हर सब्जेक्ट के कुछ ऐसे बेसिक और स्टैंडर्ड पॉइंट्स जो बार बार परीक्षा की दृष्टि से फर्टाइल हैं और अभ्यर्थी बार बार उनको गलत करते हैं। ऐसे पॉइंट्स को पुटअप करने की कोशिश है और हमें उम्मीद है कि अगर इन सीरीज जो लगभग 6 घंटे की होंगी, प्रत्येक सीरीज में 30-30 मिनट की क्लासें होंगी और मान के चलिए 1 घंटे में पूरा एक विषय कवर किया जाएगा और उसमें से केवल महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और जो कठिन लगते हैं और बार बार उन्हें भूल जाने की प्रवृत्ति होती है, इन्हीं को शामिल किया है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा पहला सीरीज है वह हिस्ट्री का है। तो देखते हैं हिस्ट्री की कैसे कौन से महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? तो पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हुई। दूसरा प्रश्न है, भारत में पशुपालन के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर हमारा होगा आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है और बागोर राजस्थान में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हड्डी से निर्मित उपकरण और एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा मददहा और मददहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पड़ता है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानव के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा नर्मदा घाटी और नर्मदा घाटी मतलब मध्य प्रदेश। अगला है हमारा पॉइंट, भारत में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा लहुरा देव और लहुरा देव संत कबीर नगर जिला यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक युग कहते हैं? उत्तर होगा हमारा ताम्र पाषाण युग। अगला हमारा की पॉइंट है, किस स्थान से पाषाण काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो उत्तर होगा मेहरगढ़। अगला पॉइंट है, नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में है, इसका उत्खनन किसने करवाया था? जवाब होगा एचडी शामकालिया साहब। नेक्स्ट प्रश्न है, भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, यह कहाँ है? उत्तर होगा मध्य प्रदेश। अगला है हमारा पॉइंट, किस स्थान से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? उत्तर होगा हमारा बुर्जहों यानी कि जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर होगा भोपाल। भोपाल कहाँ पर है? आप जानते हैं मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम यानी कि एक अंग्रेज था जिसे ही इस पद की पदवी से विभूषित किया गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? तो सिंधु सभ्यता आद्य युग से संबंधित है। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता को आर्य सभ्यता से अलग करता है उसका नगरीय स्वरूप, यानी कि जो वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता थी वह ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो हमारी सिंधु सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी। यही दोनों के मध्य अंतर करने का मूलभूत कारण है। अगला प्रश्न है, भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? उत्तर होगा हमारा सिंधु सभ्यता। अब कुछ सिंधु सभ्यता के स्थल हैं और वे स्थल नदियों के किनारे अवस्थित थे। यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हम उसको भी कवर करते हैं। हड़प्पा जो कि रावी नदी के तट पर स्थित था, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। इसी प्रकार से कालीबंगा
घग्गर नदी के तट पर अवस्थित था और लोथल भोगवा नदी के तट पर अवस्थित था। रोपड़ सतलज नदी के तट पर अवस्थित था। मांडा चेनाब नदी के तट पर अवस्थित था। दहमदाबाद प्रवरा नदी के तट पर स्थित था और इसी तरीके से आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर स्थित था। सुतकांगेडोर दाशक नदी के तट पर अवस्थित था। इसी तरीके से भगवानपुरा सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित था। मैं थोड़ा सा इसलिए हट जाता हूं, अगर कुछ लोग इसे लिखना चाहें तो लिख लें, इसी वजह से मैं स्क्रीन से थोड़ा सा अलग होकर पढ़ दे रहा हूं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का प्रयोग होता था? तो उत्तर होगा लाल रंग। इसी तरीके से अगला हमारा पॉइंट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? उत्तर होगा पूर्व आर्यन यानी कि सिंधु सभ्यता। पूर्व आर्यन का मतलब ही हुआ सिंधु सभ्यता, क्योंकि आर्य सिंधु, जब आर्यों के आगमन से पूर्व हमारे यहाँ सिंधु सभ्यता विराजमान थी या थी। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता से सोना चांदी तांबा कांसा धातु मिली है, परंतु कौन सी धातु नहीं मिली? तो उत्तर होगा लोहा। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, सबसे पहले मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? उत्तर हमारा होगा तांबा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभक्त था? तो उत्तर होगा धौलावीरा, और धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थान से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला है? इसका भी जवाब होगा धौलावीरा यानी कि गुजरात। नेक्स्ट हमारा की पॉइंट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? उत्तर होगा भारत। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि लेखन कला की प्रणाली को किस देश ने विकसित किया? तो सुमेरिया देश के लोगों ने लेखन कला की विकसित प्रणाली का विकास किया। नेक्स्ट है, हाथी के दांत से बने पैमाने का प्रमाण किस स्थान से मिला है? उत्तर होगा लोथल यानी कि ये गुजरात। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर जनतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की व्यवस्था थी? उत्तर होगा मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ है? पाकिस्तान में। उस समय भारत का अभिन्न भाग था। नेक्स्ट है, विशाल अन्नागार और स्नानागार किस स्थान से मिला है? इसका भी जवाब होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, कांसे की नृत्य करती हुई महिला की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? जवाब होगा इसका मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन था? उत्तर होगा सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या था? तो आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन था? तो दहमदाबाद, और दहमदाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सबसे, यहां पर उत्तरी स्थल होना चाहिए, मिस प्रिंट है, सबसे उत्तरी स्थल, तो ये क्या था? मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, झोकर झाकर संस्कृति के प्रमाण कहां से मिले हैं? उत्तर होगा चंदूगढ़। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे का प्रमाण कहां से मिला है? उत्तर होगा हड़प्पा से, और इसका हम कोरिलेट करते हैं कि मातृ शक्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, या उर्वरा की शक्ति से। नेक्स्ट प्रश्न है, या पॉइंट जो भी बोले आप, ये है कि भगवान शिव की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? उत्तर मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है, फारस की मुद्रा डाक यार्ड यानी कि बंदरगाह, डाक यार्ड में बंदरगाह यानी कि पोर्ट, 3 युगल समाधि यानी कि एक ही साथ 3 युगलों को यानी कि स्त्री पुरुष के जोड़े की समाधि, धान और बाजरे के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो जवाब होगा लोथल, और लोथल की लोकेशन कहां पर है? गुजरात में। नेक्स्ट है, बेलनाकार मोहरे, जुता हुआ खेत, अग्निकुंड और भूकंप के प्रमाण कहां से मिले हैं? उत्तर होगा कालीबंगा, और कालीबंगा की करंट लोकेशन अगर हम जाने तो ये है राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है,
सिंधु सभ्यता में बांट और माप की इकाई किस अनुपात में थी? जवाब होगा इसका 16 के अनुपात में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मोहरों में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता था, यानी कि जो मोहरें बनाई जाती थी वह सबसे ज्यादा किस धातु से बनाई जाती है? तो प्रश्न का जवाब होगा सेल खड़ी धातु। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे थी? तो भाव चित्रात्मक, जिसे ही पिक्टोग्राफ भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनके बनाने के कारखाने का प्रमाण कहां से मिला है? तो 2 जगह से मिला है, लोथल और चन्हू से। कहां से? लोथल और चन्हू से। नेक्स्ट है पॉइंट, अब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल थे जिन्हें सिंधु सभ्यता के निवासी अलग अलग स्थानों से इंपोर्ट करते थे, हम उनको भी जान लेते हैं। जैसे तांबा एक खेतड़ी, और यानी कि खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान से, और बलूचिस्तान से इंपोर्ट करते थे। इसी तरीके से लाजवर्द बदख्शां यानी कि अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। फिरोजा और टीन ईरान से इंपोर्ट करते थे। इसी तरीके से चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर की खानों से या इंपोर्ट करते थे। इस तरह यानी कि चांदी और तांबा राजस्थान से इंपोर्ट करते थे। नेक्स्ट है, सीसा ये अफगानिस्तान से इंपोर्ट करते थे। शिलाजीत को ये हिमालयी क्षेत्रों से इंपोर्ट करते थे। अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और उन स्थलों के खोजकर्ताओं के नाम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उनकी करंट लोकेशन भी पूछ ली जाती है, तो हम इसको भी जान लेते हैं। जैसे हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम शाहनी महोदय के द्वारा की गई, और हड़प्पा वर्तमान में मांटगोमरी जिला पंजाब का वहां पर स्थित है, और ये पंजाब पाकिस्तान के पंजाब की बात हो रही है। इसी तरीके से जो मोहनजोदड़ो है, इसकी जो खोज है वह आर.डी. बनर्जी साहब ने की थी, और यह वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में अवस्थित है। इसी तरीके से सुतकांगेडोर की खोज आर.एल. स्टाइन ने की, वर्तमान में यह बलूचिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है चन्हूदड़ो, इसकी खोज एम.जी. मजूमदार साहब ने की, और वर्तमान में यह सिंध यानी कि पाकिस्तान में अवस्थित है। इसी तरीके से रंगपुर है, रंगपुर की खोज माधव स्वरूप वत्स ने की, वर्तमान में यह अहमदाबाद यानी कि गुजरात में अवस्थित है। नेक्स्ट है कुर्दीजी, इसकी खोज धुर्वे साहब ने की, और वर्तमान में यह सिंध यानी कि पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है रोपड़, रोपड़ की खोज वाई.डी. शर्मा साहब ने की, वर्तमान में यह पंजाब यानी कि भारत वाले पंजाब में है। नेक्स्ट है कालीबंगा, इसकी खोज एल. घोष साहब ने की, वर्तमान में यह राजस्थान में अवस्थित है। लोथल की खोज एस.आर. राव साहब ने की, वर्तमान में यह अहमदाबाद में अवस्थित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा साहब ने की, और इसकी जो लोकेशन है वह मेरठ यानी कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है सुरकोतदा, इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी, और इसकी जो करंट लोकेशन है यह है कच्छ यानी कि गुजरात। अगला है बनावाली, इसकी खोज आर.एस. बिष्ट ने की, और यह हिसार यानी कि हरियाणा में अवस्थित है। नेक्स्ट है धौलावीरा, धौलावीरा की खोज आर.एस. बिष्ट साहब ने की, और यह कहाँ स्थित है? कच्छ का रण यानी कि गुजरात में। इसी तरीके से राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में है। और दहमदाबाद अहमदनगर, और यह महाराष्ट्र में है। इसी तरीके से देसलपुर कहाँ पर है? कच्छ यानी कि गुजरात में है। ठीक, अब नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? तो वैदिक सभ्यता यानी कि इसके जो निर्माता थे वह थे आर्य लोग। नेक्स्ट है ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान किस स्थान को बताया गया है? तो सप्त सिंधु प्रदेश को बताया गया है कि जहां पर आर्य लोग रहते थे या उनका निवास था। नेक्स्ट है सभा, यह सभा श्रेष्ठ जनों की थी जिसका नाम था, यानी कि इस सभा में श्रेष्ठ लोग बैठते थे, तो इस सभा को क्या कहा जाता था? सभा कहा जाता था। यानी कि यहाँ पर श्रेष्ठ लोग बैठकर बातचीत करते थे, उसे ही ऋग्वेद काल में सभा कहा जाता था। नेक्स्ट है यह सामान्य जनता का प्रतिनिधि करती थी। यह समिति राजा को नियुक्ति हटाने आदि पर नियंत्रण रखती थी, तो इसको क्या कहा जाता था? समिति कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट
एस्पर्स नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो यह जनता की गुप्तचरी का कार्य करता था। नेक्स्ट है, गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसे बृहस्पति कहा जाता था। नेक्स्ट है, आर्यों की सबसे प्राचीन सभा का नाम क्या था? तो उत्तर होगा विदत। नेक्स्ट है, समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो इसे ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट है, वैदिक काल में उग्र या जियोग्रभ किस तरीके के कर्मचारी थे? तो ये पुलिस विभाग के कर्मचारी थे। नेक्स्ट है, दसराग युद्ध जो जल के लिए विश्व की प्रथम लड़ाई है, किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? तो इसका जवाब होगा परशुनी नदी के तट पर। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में राजा को राज्य या राष्ट्र बनाने का आदेश दिया गया है? जवाब होगा 10वें मंडल। नेक्स्ट है, कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला उपहार को क्या कहा जाता था? जवाब होगा वस्तु। नेक्स्ट है, वैदिक काल की महिलाएं जो आजीवन शादी नहीं करती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो ऐसी महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पगड़ी को क्या कहा जाता था? तो पगड़ी को उष्णीय कहा जाता था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद काल में कृषि संबंधी प्रक्रियाओं का उल्लेख किस मंडल में किया गया है? जवाब होगा चतुर्थ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में रई शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो यह संपत्ति के लिए किया जाता था, यानी कि संपत्ति की गणना के लिए रई शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में वेकनाट किसे कहा जाता था? तो सूदखोर को कहा जाता था, यानी कि अधिक ब्याज लेकर जो पैसा देने का कार्य करता था ऋग्वेद में उसे ही, या ऋग्वेदिक काल में ही उसे ही वेकनाट कहा जाता था। अब कुछ शब्दावलियां हैं वैदिक काल से जुड़ी, उनको भी जान लेते हैं। जैसे उर्वरा जुते हुए खेत को कहा जाता था, लांगल हल को कहा जाता था, ब्रिक बैल को कहा जाता था, करीस या सकृत गोबर की खाद को कहा जाता था। इसी तरीके से सीता हल से बनी हुई नालियों को कहा जाता था। इसी तरीके से आवत यानी कि आवत कूप यानी कि कुएं को कहा जाता था, किवास को हलवाहा कहा जाता था। इसी तरीके से उर्दर अनाज नापने का यह पात्र होता था, पर्जन्य बादल होता था, कृतिवासा यानी कि जो चर्म को धारण करता था उसे कृतिवासा कहा जाता था, सैलूस को अभिनेता कहा जाता था। इसी तरीके से कुलाल कुंभकार को कहा जाता था और संपमा को पवित्र कुटिया कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वैदिक काल में विवाह की आयु क्या थी? तो जवाब होगा 16 वर्ष। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में भीजस किसे कहा जाता था? तो वैद्य को यानी कि डॉक्टर को भीजस कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में। नेक्स्ट है, अथर्ववेद में नरिष्ठा किसे कहा गया है? तो सभा को नरिष्ठा कहा गया है, समिति को नहीं, सभा को। नेक्स्ट पॉइंट है, अश्वमेध यज्ञ किस बात का सूचक था? तो यह शक्ति का सूचक था, यानी कि राजा अश्वमेध यज्ञ करता था और उसमें अपने घोड़े को छोड़ता था और घोड़ा राज्यों से चारों तरफ गुजरता था। जिस राज्य के शासक इस घोड़े को नहीं पकड़ते थे, ऐसा माना जाता था कि उस राज्य के शासक ने, जिस राज्य के शासक ने इस घोड़े को भेजा है उसकी दास्ता स्वीकार कर लिया है, और जिस राज्य के शासक द्वारा उस घोड़े को पकड़ लिया जाता था उसको उस राजा से युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट है, वाजपेय यज्ञ किसका सूचक था? तो राजा का स्वजनों के साथ शक्ति प्रदर्शन करना, यानी कि राजा अपने स्वजनों को एकत्र करता था और उनके सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था कि देखो हम इतने शक्तिशाली हैं, कोशिश मत करना हमको हटाने की, तुम देख लो कि हम इतने शक्तिशाली हैं। नेक्स्ट है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सबसे पहले किस ग्रंथ में वर्णित किया गया? तो शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है जिस ग्रंथ में पुनर्जन्म के सिद्धांत को सबसे पहले वर्णित किया गया। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में निष्क और शतमान किस धातु के सिक्के थे? तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि निष्क और शतमान जो थे ये ऋग्वैदिक काल में सिक्के थे। अब इसी के तहत इंपॉर्टेंट बात और जान लेते हैं कि जो निष्क होता था वह सोने का होता था और शतमान जो होता था चांदी का होता था। नेक्स्ट पॉइंट है,
निष्काम कर्म सिद्धांत सबसे पहले किस ग्रंथ में वर्णित किया गया? तो उत्तर होगा ईशोपनिषद। और इसी को आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने खूब प्रचलित किया। नेक्स्ट है, वैदिक काल में अघन्या किसे कहा गया? तो गाय को वैदिक काल में अघन्या कहा गया, यानी कि वध ना करने योग्य पशु, और जो वध गाय का कर देता था उसका भी वध ऋग्वैदिक काल के लोग कर देते थे, यानी कि विशेष रूप से पूजनीय जो पशु था वह गाय थी। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में सबसे ज्यादा पिता का उल्लेख किया गया है और यह संख्या है 335, और दूसरे नंबर पर माता का वर्णन किया गया है और माता को 334 यानी कि 334 बार वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में नदीतमा किस नदी को कहा गया है? तो सरस्वती नदी को नदीतमा कहा गया है। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास सप्तशंडो प्रदेश था, यह सिद्धांत किसने दिया? तो इसे डॉक्टर अविनाश चंद्र बोस ने दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि जो आर्य थे वह सप्तशंडो प्रदेश से आए थे, या इनका मूल निवास सप्तशंडो प्रदेश था। नेक्स्ट है, आर्यों का निवास स्थान तिब्बत था, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दयानंद सरस्वती साहब। मॉडर्न इंडिया में हम पढ़ते हैं वेदों की ओर लौटो का जो नारा दिए थे। नेक्स्ट है, आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बाल गंगाधर तिलक। पंजाब और केसरी पत्रिका वाले, गणेश उत्सव मनाने वाले, शिवाजी उत्सव मनाने वाले, और एनी बेसेंट, और इन्होंने ही भारत में होम रूल लीग आंदोलन को भी स्थापित किया था, तो वही बाल गंगाधर तिलक साहब हैं। नेक्स्ट है, सर्ध ब्रात गण शब्द वैदिक काल में किसके लिए प्रयोग किए जाते थे? तो यह सेना की इकाइयां थी, यानी कि डिवीजन था आर्मी का, और आर्मी का डिवीजन किन किन पार्ट में था? तो सर्ध, व्रात और गण। नेक्स्ट है, वैदिक काल में प्रश्न विनाक किसे कहा जाता था? तो जो जजेस होते थे, जो न्यायाधीश होते थे, उन्हें वैदिक काल में प्रश्न विनाक कहा जाता था। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम चारों आश्रम का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? जवाब होगा चावलोपनिषद। और चारों आश्रम क्या हैं? बाल्यावस्था, उसके बाद ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट है, कुछ प्राचीन नदियां हैं जो ऋग्वैदिक काल की थी और अब उनका नाम चेंज कर दिया गया है, हम इसको भी जान लेते हैं। तो आस्किनी नदी को वर्तमान में चिनाब नदी कहा जाता है। इसी तरीके से विपाशा नदी को ब्यास नदी कहा जाता है वर्तमान में। परशुनी नदी का अब नाम रावी हो गया है और वितस्ता नदी का वर्तमान नाम झेलम है। इसी तरीके से कुभा नदी को अब काबुल नदी के नाम से जानते हैं और कुरमू नदी को अब हम कुर्रम के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से गोमती को गोमल के नाम से जानते हैं, सुवास्तु को स्वात नदी के नाम से और सदानीरा को गंडक के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। सुताद्री को अब हम सतलज कहते हैं और द्रष्टवती को हम अब घाघरा नदी या घग्घर नदी कहते हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं? तो इनकी संख्या है 10-28। नेक्स्ट है, वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ मिलता है? तो वर्ण शब्द का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में, और वर्ण जो था ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर डिसाइड होता था और यही वर्ण उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पर स्थापित हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो ऐतरेय ब्राह्मण कहते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि ऋग्वेद को किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से कंठस्थ करना है, इन सब की जानकारी हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिलती है। नेक्स्ट है, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहते हैं? तो इसे पंचविश के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? तो इसे गोपथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? जवाब होगा शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है, यानी कि किस प्रकार से यज्ञ करना है, यज्ञ की क्या पद्धति होगी, यज्ञ में
क्या क्या शामिल किया जाएगा, क्या नहीं शामिल किया जाएगा, यानी कि होलिस्टिक इंफॉर्मेशन अबाउट यज्ञ, ये जानकारी हमें यजुर्वेद से मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपनिषद किस विषय पर लिखे गए हैं? तो जवाब होगा दर्शन पर। और उपनिषद का मतलब हुआ कि गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान मिले उस ज्ञान को हम उपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लोहे की खुदाई के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो अतरंजी खेड़ा से। और सिंधु सभ्यता में लोहे के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद में है? तो उत्तर होगा कठोपनिषद। इसी उपनिषद में नचिकेता ने यम से यानी कि यमराज से पूछा कि बताइए किस प्रकार से स्वर्ग मिलता है और किस प्रकार से लोग नरक में जाते हैं। तो ये जो कहानी है इसे ही यम नचिकेता की कहानी कहते हैं और इसका उल्लेख हमारे कठोपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्य रूप से था? तो उत्तर होगा यज्ञ और प्रकृति पूजा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वैदिक धर्म था? तो उत्तर होगा बहुदेववादी, यानी कि इस समय लोग कई देवी देवताओं की पूजा करते थे, प्रकृति की भी पूजा करते थे, इंद्र की भी पूजा करते थे, मरुत की भी पूजा करते थे। तो इस तरीके से अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, अलग अलग लाभ के लिए, अलग अलग विषय के लिए। जैसे इंद्र की पूजा शक्ति के लिए, वर्षा के लिए करते थे, मारुत की पूजा आंधी तूफान के देवता के रूप में करते थे। तो इस प्रकार से जो इस समय का धर्म था वो बहुदेववाद की तरफ मूव कर गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा सूक्त किस देवता के बारे में दिया गया है? तो इंद्र के बारे में दिया गया है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये, यहाँ पर देवता की बात हो रही है, तब इंद्र हो जाएंगे। और ऐसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा किसके बारे में सूक्त लिखे गए हैं? तो पिता हो जाएगा। और देवता जब पूछे तब वहां पर इंद्र होगा। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक काल में युद्ध और वर्षा के देवता कौन थे? तो भगवान इंद्र को ऋग्वैदिक काल में युद्ध यानी कि विजय दिलाने वाला, जिन्हें पुरंदर भी कहा गया है, तो पुरंदर कहा जाता था। और वर्षा के देवता यानी कि भगवान इंद्र ही वर्षा कराते हैं, ऐसा ऋग्वैदिक काल में लोग मानते थे और आज भी लोग मानते हैं। नेक्स्ट है, तमसोमा ज्योतिर्गमय कथन मूलतः किस उपनिषद मूलतः है? तो यह उपनिषदों का है, ना कि वेदों का। तो ये जो तमसोमा ज्योतिर्गमय है इसका वर्णन उपनिषदों में मिलता है, यानी कि हे माँ कृपा करो कि हमारा जो गमन हो वो ज्योतिर्मय हो। नेक्स्ट है, वैदिक काल में अघन्या किसे कहा गया है? तो वैदिक काल में अघन्या गाय को कहा गया है, यानी कि गाय को वध न करने योग्य पशु कहा गया है, यानी कि इसको न मारने के बारे में बात कही गई। और जो लोग गाय की हत्या कर देते थे उन्हें कड़े से कड़े सजा की व्यवस्था इस काल में थी। तो आज की जो हमारी सीरीज थी उस सीरीज का एक फर्स्ट पार्ट था। क्या फर्स्ट पार्ट था? और इसमें हमने शामिल किया पाषाण काल से लेकर, फिर हमने इसी में सिंधु सभ्यता को भी शामिल किया, इसमें हमने पाषाण काल को शामिल किया। क्या? पाषाण काल को। इसी में हमने सिंधु सभ्यता को शामिल किया और इसी में हमने वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, इन टॉपिक को शामिल किया। आई थिंक ये जो हमारा प्रयास है यह आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और इस प्रयास में केवल की पॉइंट्स को रखा गया है, ना कि हर एक बात को। और ये की पॉइंट वे हैं जिन्हें आप बार बार भूल सकते हैं या जिनसे बार बार प्रश्न बनता है, और ये प्रश्न अगर आपको याद रहे तो आप कट-ऑफ तक पहुंच सकते हैं, ऐसा इस सीरीज की उम्मीद है और यही मानना भी है। तो मैं उम्मीद है यह सीरीज आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। नेक्स्ट सीरीज में हम आगे के टॉपिक्स को शामिल करेंगे और अंत में वही अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।